हेलो फ्रेंड्स, तो हम लोग पिछले क्लास में देखे थे 5 तक विभाज्यता के नियम और कुछ प्रमेय संख्या के बारे में, कुछ वास्तविक संख्या के बारे में। चलिए आज की क्लास में हम लोग देखेंगे उससे आगे, और आप लोग को लास्ट में वीडियो के एंड में आपको बताया था कि एक प्रमेय जो कि हमारा था a बराबर bq प्लस r, उसके बारे में आज डिटेल से जानेंगे। चलिए तो फटाफट क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा चैप्टर है वास्तविक संख्या। इसी के अंतर्गत हम लोग ये सब पढ़ रहे हैं और थोड़ा सा 2 या 3 क्लास और होंगे, ये चैप्टर खत्म होने वाला है। चलिए तो अब उसके बाद हम चलते हैं 6 से विभाज्यता के नियम। 6 से विभाज्यता के नियम मतलब सीधा सीधा करते हैं तो आप पहले सीख चुके हैं। क्यों? क्योंकि 2 का और 3 का आप पहले से ही जानते हैं किस तरह से उसको कटाया जाता है। कैसे पता करते हैं कि वो 2 से कटेगा, कैसे पता करते हैं कि ये 3 से कटेगा। तो आपको बता दें कि इसमें 2 और 3 अगर वो दोनों संख्या से कटेगा तब जाकर वो संख्या पूरी से 6 से विभाज्य हो पाएगा। एक 2 से कटेगा या 3 से कटेगा तब नहीं, दोनों से उसे विभाज्य होना पड़ेगा, तब देख क्या होगा, 6 से विभाजित होगा। हम अगर डिफिनेशन की बात करें तो कह सकते हैं कि वैसी संख्या जो 2 और 3 से विभाज्य हो वह संख्या पूर्णतः 6 से विभाजित होगी। फॉर एग्जाम्पल, और चलिए यहाँ पर 2 हो गया, ये हमारा एक संख्या है, इसको पता करना है कि 6 से कटेगा या नहीं कटेगा। आइए देखते हैं सीधा सीधा हमें 2 और 3, ये 2 संख्या से अगर ये विभाज्य हो जाता है तो हम जानेंगे कि 6 से हमारा विभाज्य हो जाएगा। तो सबसे पहले 2 से कटाने के लिए हम क्या देखते हैं, इकाइयां। इकाई में देख रहे हैं कि ये तो 0 2 4 6 8 में से एक संख्या है 2 है, तो यानी कि ये कट जाएगा, 2 से तो कट जाएगा। 3 से आइए देखते हैं, हम इसको ऐड करेंगे। इसके लिए हम क्या करते हैं, तो 6 + 4 + 3 + 2, तो 6 4 10 3 13 13 13 2 15 15, यानी कि ये हमारा 3 से भी विभाज्य है, यानी कि ये 3 से भी कटेगा, तो हम कहेंगे कि ये पूरी 6 से भी विभाज्य हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसे जांच सकते हैं। आपको भाग करने के लिए नहीं देगा कि 6 से भाग कीजिए, आपको कहेगा जांचने का नियम लिखें या जांचने की विधि बताएं, या विभाज्य 6 से विभाज्य होगा या नहीं होगा, क्या ये संख्या 6 से विभाज्य है या नहीं, तो क्या आप पूरा भागा करके देखेंगे, नहीं। ये सब सवाल आपसे करेंगे, बाकी भागा देने के लिए कहेगा नहीं। चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं 7 से। क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्यों जरूरी हो जाता है, क्योंकि नॉर्मल किताब में आपको मिलेगा ही नहीं। आप अगर कोई बुक देखिए उसमें 7 के नहीं रहेगा, 7 को मिसिंग रहता है, छोड़ दिया जाता है। तो इसलिए यहाँ पर भी हम भी छोड़ रहे हैं, इस वजह से नहीं कि उसमें नहीं दिया है, बल्कि इस वजह से ये काफी महत्वपूर्ण है। तो इस जैसे ही वास्तविक संख्या का हमारा इंड होगा उस वक्त आपको ये 7 से विभाज्यता के नियम बताएंगे। चलिए तो हम सीधा सीधा चलते हैं 8 पे। 8 से विभाज्यता के नियम क्या कहता है, इसका एक अलग ही अपना ट्रेंड है। ये कहता है कि आगे के सब छोड़ दो, केवल पीछे से 3 देखो। कितना? केवल 3 अंक देखिए, यानी कि इसका डिफिनेशन कहता है कि वैसी संख्या जिसकी सैकड़ा, दहाई तथा इकाई अंकों से बनी संख्या अगर 8 से विभाज्य है तो उस संख्या पूरी 8 से विभाजित होगी। आपको इसलिए बताया जा रहा है कि छोटा संख्या देगा नहीं, देगा पूरा लंबा, ताकि आप थक जाए अगर नॉर्मल तरीका से भाग कर देता हूं। तो यहां पर चलिए ले लेते हैं, इतना संख्या ले लिए, रेंडमली लिए हैं। अब यहाँ पर हम केवल 3 संख्या को कटाएंगे। अगर ये कर रहा है तो हम कहेंगे 8 विभाज्य, नहीं कटेगा नहीं कहेंगे। 8 8 के 32 नहीं कटा, ये 8 से विभाज्य नहीं है। आप चाहे तो भाग करके देख सकते हैं। अब मोबाइल लेके बैठे फटाफट कैलकुलेट कर लीजिए। चलिए एक दूसरा संख्या लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। पर एक संख्या ले लिया, इसको भी रेंडमली लिए हैं, कोई बुक वगैरह ऐसा कुछ नहीं लिया है। चलिए तो यहाँ पर देखते हैं कि सबको छोड़ देंगे, कहाँ जाएंगे हम, इकाई, दहाई और सैकड़ा, इन्हीं 3 को कटाएंगे। अगर ये कट जाता है तो पूरी संख्या हमारा कट जाएगा। तो देखते हैं 8 पर 40 और 8 ये 51 पर कट रहा है, यानी कि ये संख्या कट रहा है, तो ये पूरा क्या होगा, संख्या कट जाएगा, 8 से विभाज्य हो जाएगा। परिभाषा ही कहता है कि सैकड़ा, दहाई और इकाई अंकों से बनी संख्या अगर 8 से विभाज्य हो तो पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी। चलिए फटाफट हम 9 पे आ जाते हैं। 9 क्या कहता है, 9 कॉपी कर लेता है, किसका, 3 का। तो जो 3 कहता है बिल्कुल वही 9 कहता है, लेकिन आपको यहां पर एक बात को ध्यान देना होगा। 3 क्या कहता है कि दी गई संख्या के सभी अंकों का जोड़ 3 से विभाज्य हो तो 3 से विभाजित होगा। 9 भी कहता है कि दी गई संख्याओं का सभी अंकों का जोड़ अगर 9 से विभाज्य हो तो पूरी संख्या 9 से विभाजित होगी। लेकिन एक बात आपको यहां ध्यान देना होगा, ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से घुमा के कर सकता है कि जो संख्या 3 से विभाज्य है क्या वो संख्या 9 से भी विभाजित होगी, वह आपको सोच के बताना है। चलिए हम पहले इसको एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि आपको पूरी तरह से समझ में आ जाए। यहाँ पे एक संख्या ले लिए हैं, अब देखते हैं कि 9 से विभाज्य है नहीं, सबको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। आपस में कितना आ जाएगी, 6 6 12 12 12 + 18 8 18
12 8 20, 6 6 12 8 20, 20 7 27। यहाँ पे कितना आया 27। अब 27 में 9 से हम भाग करेंगे तो क्या देगा 9 3 27, 3 से विभाजित हो गया। अब देखिए कह रहा है क्या क्वेश्चन, आप लोगों से क्या क्वेश्चन था कि जो संख्या 3 से विभाज्य होगा क्या वह संख्या 9 से भी विभाजित होगा? तो नहीं, क्या कहना है उस केस में नहीं कहना है। यहाँ पर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ऐसा आप कहेंगे तो गलत नहीं होगा, लेकिन क्या कहना है नहीं हो सकता है। ये हम जरा देखिए, सबसे पहले तो 3 ही, ये तो 3 से विभाज्य होगा, 9 से विभाजित होगा तो नहीं होगा। क्या होगा? नहीं होगा। आगे देखते हैं 6 3 से विभाज्य होगा लेकिन 9 से विभाजित नहीं होगा। अगला हमारा क्या है 9, तो 9 से विभाजित होगा। 12 ले लेते हैं, तो 12 कर लेंगे तो ये तो 9 से नहीं विभाजित होगा लेकिन 3 से क्या होगा विभाजित हो जाएगा। उसके आगे चलते 15 15 भी नहीं होगा। 18 लेंगे तब जाकर कहीं 9 से विभाजित ये होगा। अगर क्वेश्चन इस प्रकार से करें कि जो संख्या 9 से विभाजित हो क्या वह संख्या 3 से विभाजित होगा, तो आपको कहना है बिल्कुल हाँ। जो संख्या 9 से कट जाएगा समझिए कि 3 से कटना ही उसको कटना है। जैसे सबसे पहले तो 9 ही एक संख्या है जो 9 से तो विभाज्य होगा, ये 3 से भी विभाजित होगा। 9 दूनी 18, जो ये 9 से विभाज्य है तो 3 से भी विभाज्य है। यानी कि सीधा सीधा कहें तो जो 9 से विभाज्य होगा 3 से विभाजित होगा, लेकिन जो 3 से विभाजित होगा कोई जरूरी नहीं है कि वो 9 से भी विभाजित होगा। चलिए इतना समझ गए आप लोग। हम अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 10 का सिंपल फंडा है। 10 कहता है कि बस अब बहुत हो गया, यानी कि हम हैं तो हम ही रहेंगे वरना नहीं करेंगे। तो अगर 0 हो किसी भी अंक किसी भी संख्या के लास्ट में 0 हो तो वो संख्या 10 से कटेगा वरना नहीं कटेगा। आगे चलिए 11 को भी यहीं पे इसे रोकते हैं। वजह 7 और 11 आपका ये जो वास्तविक संख्या है इसके लास्ट में बताए जाएंगे। क्यों? क्योंकि यही दो ऐसे होते हैं जो थोड़े से डिफिकल्ट नजर आते हैं। 7 तो आपको बुक में ही नहीं मिलेगा, ये मिलेगा भी तो थोड़ा सा टेढ़ा लगता है। बाकी सब नॉर्मल था, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। अगर दिक्कत है भी तो आप कमेंट करें, अब पीडीएफ के रूप में मिल जाएगा, उसमें घबराना नहीं है। चलिए तो हम अब चलते हैं आगे। हमारा जो ये परिमेय था क्या था, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। परिमेय जो आपने देखा इसका नाम है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। देखिए क्या कहता है ये परिमेय, कहता है कि यदि a और b दिया रहे दो ऐसे धनात्मक पूर्णांक तो दो ऐसे अद्वितीय पूर्णांक q और r विद्यमान होते हैं। ये एक विभाजन की प्रक्रिया है, ये परिमेय है और इसे आप भी जानते हैं, बल्कि एबीसीडी के रूप में दिख रहा है। लेकिन ये सीधा सीधा अगर लिखें तो ये है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। यही है जो आप बहुत पहले से जानते आ रहे हैं, लेकिन अब इस रूप में आपको देखने के लिए मिल रहा है और यही यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है। यानी ए भी दिया है तो हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं कि क्यू और आर हमारा प्राप्त होता है, विद्यमान होता है। उसमें कोई दो राय नहीं है कि वो नहीं होगा, बिल्कुल होगा। सपोज आइए देखते हैं, हम यहाँ 6 लेते हैं, उसके बाद यहाँ कुछ भी ऐसे अंक ले लेते हैं। चलिए 35 ले लिए, भाग देके देखते हैं। 6 5 30, 6 5 30, और यहाँ कितना शेष बचा? तो 5। अब क्या करेंगे कि ये हमारा क्या है 35, यानी कि भाज्य है ना। आप भी जानते हैं कि इसको कहते हैं भाज्य और इसको भाजक, ये हमारा भागफल और ये हमारा शेष। अगर इधर दिखाई नहीं दे रहा हो तो उसके लिए बता दें कि जिस संख्या से हम भाग देते हैं उसको कहते हैं भाजक, और जिसमें भाग देते हैं उसको कहते हैं भाज्य। और जो भाग देने के बाद जो हमारा भागफल प्राप्त होता है उसे भागफल ही कहते हैं जो प्राप्त होता है, और जो नीचे घटने के बाद बच जाता है उसे शेषफल कहते हैं। तो यहाँ ये हो गया हमारा, और b की जगह पे क्या है 6, q की जगह पे क्या है हमारा 5, और शेष की जगह पर भी 5। यही वो संख्या है। चलिए एक चीज इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि r जो होगा, यहाँ लिखते हैं r का मान होगा वो 0 होगा या 0 से बड़ा और b से हमेशा छोटा। इसको ध्यान रखिएगा। जहां इसके बाद जहां करके 0 से बड़ा या बराबर होगा r, b से छोटा होगा, ये r कौन शेष जब भी रहेगा तो इससे छोटा रहेगा या 0 आ सकता है। अगर मान के चलिए यहाँ पे हम 36 कर देते तो 6 बार में कट जाता, 6 के 36, क्या बचता है 0। तो शेषफल 0 हो सकता है, हो सकता नहीं बल्कि हमेशा रहेगा 0 से बराबर या 0 से बड़ा होगा, लेकिन b से छोटा होगा। b से क्या होगा हमेशा छोटा होगा। और एक बात और बता दें
कि जो हमारा ये Q है, Q और R ये दोनों जीरो हो सकते हैं। Q भी क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है कभी कभी किसी केस में, जैसे अगर जीरो में भाग रहे तो जीरो बाद में ही ना कटेगा, तो यहाँ पर क्या हो गया, जीरो। बहुत बार ऐसा होता है कि बीच में इधर भाग को देते तो जीरो लाना पड़ता है, आ जाता है, बिना जीरो के आगे हम नहीं बढ़ सकते। तो इस प्रकार से Q भी क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है, और शेष तो जीरो से बड़ा होगा या बराबर होगा और बी से छोटा होगा, हाँ, यानी शेष। तो ये था आपका परिमेय। अब चलते हैं कि इसका उपयोग कहाँ करेंगे और कैसे करेंगे, जिसका नाम है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। अब समझिए, वो तो प्रमेय था। प्रमेय एक जो क्या होता है, परिमेय, परिमेय कुछ नियम अगर दे दिया है तो उसी के हिसाब से, उसी के अनुसार हम कुछ थोड़ा बहुत चेंज करके लिखते हैं, तो वो क्या होता है हमारा परिमेय। सपोज के लिए कि 4 + 5 = 5 प्लस और यहाँ पे जैसे 2, ये एक परिमेय देता है। मान के चलिए ये कुछ यहाँ पे कैलकुलेट करके जो किया आएगा, तो ये एक परिमेय बना दिया अपना। तो हम क्या लिख सकते हैं कि 2 + 4 + 5, ये भी तो है, इतना से इतना हो सकता है। 6 + 4 बराबर, अगर 10 हो रहा है तो हम 4 + 6 करते हैं। तो बात वही है, बस थोड़ा सा चेंजिंग करते हैं और उसी के अनुसार, उसी के नियमों पे हम चल लेते हैं, तो होता है परिमेय। लेकिन जो एल्गोरिथम है, एल्गोरिथम हमारा स्टेप है, क्या है, स्टेप, चरण, तरीके, कि किस तरह से आपको लाइन बाय लाइन लिखना है, कैसे एक एक स्टेप करके आगे बढ़ना है, उसको समझेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हमारा जो है प्रथम चरण, प्रथम चरण